सेशन में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। एक बार जब हमें यह पता चल जाता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कोई भी सप्लाई कब कंप्लीट मानी जाती है, कब जो है जीएसटी लेवी कर दिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी लाइबिलिटी हमें कब पे करनी है, ये हमें पता चल जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस किस समय रेज करना है, तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको मेंशन करना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ऐसे में सप्लाई की सही वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाए, इसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 15 बात करता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो बेसिकली जहां पर भी आपको लगता है वैल्यूएशन को लेकर किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो ऐसे में आपको सेक्शन 15 की हेल्प लेनी होगी अलोंग विद द रूल 27 टू रूल 35। 27 से लेकर रूल 35 तक के जो रूल्स हैं वो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। तो किसी भी सप्लाई की, चाहे वो गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की सप्लाई, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये हमें बताता है सेक्शन 50। तो जनरली आप देखते हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल करते हैं या फिर कुछ सर्विसेज सेल करते हैं, तो ऐसे में एक सर्टेन कंसिडरेशन जो है वो फ्रॉम द बायर फ्रॉम द रेसिपिएंट जो है चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दैट इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, अगर वो रिलेटेड पर्सन नहीं है एंड कंसिडरेशन इज इन मॉनेटरी टर्म्स, तो ऐसे में सेक्शन 15 कहता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो मिस्टर एक्स सर्टेन गुड्स मिस्टर वाई को सेल करते हैं, लेट से एक मोबाइल है, मोबाइल फोन जो है वो सेल किया गया है और उसके बदले में 15,000 रुपीज 15,000 रुपए जो है चार्ज किए गए हैं फॉर द वैल्यू ऑफ सच मोबाइल। तो ऐसे में अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रिलेटेड पर्सन नहीं है और कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी टर्म में है, दैट इज 15,000 रुपीज जो है इन कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ बैंक जो है रिसीव किए जाते हैं बाय द मिस्टर एक्स, तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जिस वैल्यू पर वो ट्रांजैक्शंस की गई हैं, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर रिलेटेड पर्सन है या फिर जो कंसीडरेशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, दैट इज नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो कंसीडरेशन है, तो ऐसे में कहा गया कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। उस केस में हमें क्या करना होगा, रूल्स की हेल्प लेनी होगी। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स के द्वारा एक मोबाइल सेल किया गया मिस्टर वाई को और मिस्टर वाई उसके बदले में 15,000 रुपीज पे नहीं करते हैं, एक वॉच जो है, एक घड़ी है उतने ही रुपीज की, वो मिस्टर एक्स को जो है सेल कर देते हैं। तो ऐसे में यहां पर जो कंसीडरेशन है आप देखते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, या फिर पार्टली मॉनेटरी टर्म्स में पार्टली नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। लेट से
कंसिडरेशन जो है 15,000 रुपीज पे किया जाना था, 10,000 रुपीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश पे किए गए, एंड अलोंग विद ए वॉच, एक घड़ी जो है वो मिस्टर एक्स को दी गई बाय मिस्टर वाई। तो ऐसे में यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो 100% मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, और जहां पर कंसिडरेशन 100% मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, वहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता है। वहां पर हमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उस सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, और अकॉर्डिंगली जो सप्लायर है वो टैक्स चार्ज करेगा। तो इसका मतलब सेक्शन 15 आपका तभी अप्लाई होगा जहां पर जो सप्लायर है और जो बायर है, रेसिपिएंट है, वो नॉन रिलेटेड पर्सन है, एंड जो कंसिडरेशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में है। मॉनेटरी कंसिडरेशन है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू को, जिस वैल्यू पर वो ट्रांजैक्शन की जा रही है, उसी वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable by the for the said supply, where the supplier and the recipient of the supply are not related, and the price is the sole consideration for the supply। तो दैट मीन्स जहां पर रिलेटेड पर्संस नहीं है और जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन है, दैट इज 100% जो अमाउंट है वो मॉनेटरी टर्म्स में पे की जाती है बाय द बायर, बाय द रेसिपिएंट। तो उस सिचुएशन में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और उसी वैल्यू पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा बाय द सप्लायर। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये कोई गुड सेल करते हैं मिस्टर वाई को, लेट से 10,000 रुपीज की। अगेन मिस्टर एक्स हैं, वो गुड्स सेल करते हैं मिस्टर जेड को, और जो सेम गुड्स हैं वही गुड्स जो है 8,000 रुपीज में जो है मिस्टर जेड को सेल की जाती है। तो अब ऐसे में बात आई कि सेम गुड्स जो है मिस्टर वाई को तो 10,000 रुपीज में सेल की जाती है, और सेम गुड्स मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर जेड को 8,000 रुपीज में सेल करते हैं। तो ऐसे में दोनों के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर मिस्टर वाई जो है वो नॉट रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, प्लस प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, दैट इज 10,000 रुपीज। सिमिलर केस में मिस्टर जेड है, अगर वो नॉट रिलेटेड है, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, तो ऐसे में 8,000 रुपीज ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी, और यही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो अब ऐसे में बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही गुड्स मिस्टर वाई को 10,000 रुपीज की और मिस्टर जेड को 8,000 रुपीज की सेल की जा रही है। तो ऐसे में जीएसटी लॉ कहता है कि जीएसटी लॉ के तहत अलग अलग व्यक्तियों को आप सेम गुड्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो व्यक्ति है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की बात नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे मिस्टर वाई 10,000 रुपीज की गुड्स अगर परचेज करेंगे तो उनको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो 10,000 रुपीज की गुड्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जबकि मिस्टर जेड को जो आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो 8,000 रुपीज के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया जीएसटी लॉ के अंदर कि अगर रिलेटेड पर्सन है तो ऐसे में हो सकता है कि जो कंसिडरेशन है वो सही ना हो, उसमें जो है प्राइस जो है वो सही चार्ज ना किया गया हो। मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसे में जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू सही से डिटरमाइन नहीं की गई हो, सप्लायर ने अंडर वैल्यूएशन की कोशिश की हो, तो ऐसे में उस केस में कहा गया हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को
जो वैल्यू रेसिपिएंट के द्वारा पेड या पेबल है वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब अगर मान लीजिए मिस्टर वाई नॉन रिलेटेड है, मिस्टर जेड नॉन रिलेटेड है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों जो है कम वैल्यू पर जो है गुड्स को सेल करेगा? तो कोई रीजन हो सकता है। मान लीजिए मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं मिस्टर एक्स से, और मान लीजिए 5 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, जबकि मिस्टर जेड जो है वो कैश परचेज, दैट मींस परचेज करने के बाद इमीडिएट पेमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा हो। तो ऐसे में अगर नॉट रिलेटेड पर्सन है, सप्लायर और बायर, और जो है प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जो बायर के द्वारा रेसिपिएंट के द्वारा पे की जाने वाली है या पे की जा रही है, वो वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए है और वो जो है मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल करते हैं। लेट्स से गुड्स की जो बेसिक वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज। तो अब जो है 10,000 रुपीज पर 18% का जीएसटी जो है 1,800, टोटल वैल्यू हो जाती है 11,800 रुपीज। अब मिस्टर बी कहते हैं कि इन गुड्स की जो पैकिंग है वो मिस्टर बी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर बी। तो ऐसे में मिस्टर ए कहते हैं कि उस पैकिंग के लिए एडिशनल रुपीज 1,000 जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो ये जो एडिशनल 1,000 रुपीज चार्ज किए जाएंगे ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। दैट इज अब जो वैल्यू होगी वो होगी 10,000 प्लस 1,000, दैट इज 11,000, और 11,000 रुपीज पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 18%, दैट इज 1,998 रुपीज। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट हो जाती है 1,2998 रुपीज जो है वो मिस्टर बी से चार्ज की जाएगी। तो जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द रेसिपिएंट, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे। तो यहां पर द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड, यहां पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। Incidental expenses including commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply, and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of services। तो सारे के सारे इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग पैकिंग, जो कि सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट से चार्ज किए जाते हैं, वो क्या होंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट। एक और एग्जांपल जो जनरली प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल करते हैं। लेट्स से गुड्स की वैल्यू है 10,000 रुपीज। अब मिस्टर बी कहते हैं कि ये जो गुड्स है ये इनके प्लेस ऑफ बिजनेस तक जो है वो जो है रिसीव कराए जाए। तो ऐसे में मिस्टर ए कहते हैं कि इसके लिए आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने होंगे, लेट्स से 500 रुपीज। तो अब यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 10,500 रुपीज, और इस अमाउंट पर अगर कोई जीएसटी एप्लीकेबल है वो जीएसटी इस पर चार्ज किया जाएगा। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी उस सप्लाई से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सभी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। अगर आपने कोई कमीशन पे किया है और वो कमीशन आप बायर से, रेसिपिएंट से रिकवर कर रहे हैं, तो वो कमीशन भी आपको जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना होगा और उस पर भी जीएसटी चार्ज करना होगा।
incidental expenses including commission, packing charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done। यहाँ पर बहुत वाइड स्कोप है, कोई भी अमाउंट अगर आप चार्ज करते हैं किसी भी तरह की सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट से चार्ज की जाती है उस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के रिगार्डिंग एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो क्या होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे। उसके बाद अब मान लीजिए मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है। मिस्टर बी के द्वारा कुछ गुड्स जो है वो सेल की गई है। लेट से अमाउंट है 10,000 रुपीज प्लस 1,800 रुपीज जीएसटी चार्ज किया गया है। टोटल जो है 11,800 रुपीज जो है मिस्टर बी से चार्ज किए जाने हैं। अब मान लीजिए इन गुड्स के लिए मिस्टर ए को कोई रॉ मटेरियल खरीदना था। रॉ मटेरियल जो है मिस्टर सी से खरीदा गया और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप मुझे जो 11,800 रुपीज पे करने वाले हैं उसमें से 5,000 रुपीज आप मिस्टर सी को डायरेक्ट पे कर दीजिए, उससे जो है रॉ मटेरियल खरीदा गया है बाय मिस्टर ए। तो अब होता क्या है, मिस्टर बी जो है मिस्टर सी को 5,000 रुपीज पे कर देते हैं, लेकिन लेटर ऑन मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए जब इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो इनवॉइस क्रिएट करते हुए वो जो है इनवॉइस क्रिएट करते हुए 11,800 रुपीज दैट इज 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो 10,000 रुपीज का जो है टैक्स इनवॉइस क्रिएट किया जाना है अलोंग विद जीएसटी। तो वो क्या करते हैं, जो 5,000 रुपीज की पेमेंट की गई है बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी वो लेस कर देते हैं और बैलेंस अमाउंट 5,000 रुपीज का जो है इनवॉइस क्रिएट कर देते हैं प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं 18% 900 और 5,900 रुपीज का जो है वो इनवॉइस इशू करते हैं। तो यह इनवॉइस जो है यह गलत है। अगर रेसिपिएंट के द्वारा बायर के द्वारा कोई पेमेंट की गई है किसी थर्ड पर्सन को, तो ऐसे में जो सप्लायर है वो उस अमाउंट को भी इंक्लूड करेगा जो थर्ड पर्सन को की गई है बाय द मिस्टर बी। तो यहां पर 10,000 रुपीज का ही इनवॉइस बनेगा अलोंग विद जीएसटी 11,800 रुपीज। तो इसलिए सेक्शन 15 में कहा गया एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे। सप्लायर की लायबिलिटी थी कि मिस्टर सी को वो पेमेंट करे क्योंकि रॉ मटेरियल मिस्टर सी से खरीदा गया था इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। लेकिन रेसिपिएंट के द्वारा पेमेंट कर दी जाती है उस रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। और वो जो पेमेंट की गई है वो एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल में इंक्लूड नहीं की जाती है फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ऐसे में वो जो अमाउंट इंक्लूड नहीं की गई है वो भी इंक्लूड की जाएगी क्योंकि द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई अमाउंट सप्लायर के द्वारा पे की जानी थी लेकिन रेसिपिएंट ने बायर ने उसको पे कर दिया और सप्लायर ने उस अमाउंट को एक्चुअली प्राइस पेड और पेबल में इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसे में वो अमाउंट भी इंक्लूड की जाएगी। उसके अलावा जैसा कि जीएसटी लॉ में बहुत सारे टैक्सेस को जो है इंक्लूड किया गया था और उसके बाद जीएसटी लाया गया था, लेकिन जीएसटी आने के बाद भी कुछ सर्टेन टैक्सेस अभी भी हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग लेट से रेंट है, तो रेंट को अंडर जीएसटी लॉ सर्विस के दायरे में रखा गया है। लेट से कोई कमर्शियल स्पेस जो है रेंट पर दिया गया है और जो रेंट चार्ज किया जाता है वो रेंट चार्ज किया जाता है मान लीजिए 10,000 रुपीज और यहां पर टेनेंट है उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है कि अगर कोई म्युनिसिपल टैक्सेस है वो भी जो है
टेनेंट से बियर किए जाएंगे, टेनेंट से रिकवर किए जाएंगे। तो लेट से 3000 रुपीज के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं बाय दी ओनर, जो कि टेनेंट से रिकवर किए जाने हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो वैल्यू मानी जाएगी 13,000 रुपीज मानी जाएगी, और इस 13,000 की जो अमाउंट है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जीएसटी लॉ के तहत जो टैक्स लगाए जाते हैं, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। इन टैक्सेस को छोड़कर बाकी कोई भी टैक्स अगर चार्ज किया जाता है फ्रॉम द रेसिपिएंट, फ्रॉम द बायर, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this act. The State Goods and Service Tax Act, the Union Territory Goods and Service Tax Act and the Goods and Service Tax Compensation to States Act. तो जीएसटी लॉ में लगने वाले टैक्सेस को छोड़कर अगर बाकी कोई भी टैक्स चार्ज किया जाता है फ्रॉम द रेसिपिएंट, फ्रॉम द बायर, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। तो जैसे कि सर्टेन गुड्स पर आज भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, आज भी वैट एप्लीकेबल होता है, तो उन केसेस में अगर कोई एक्साइज ड्यूटी आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, कोई वैट आप जो है वैल्यू एडिड टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, तो वो टैक्स भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद जो है उस अमाउंट पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। लेट्स से वैल्यू ऑफ सप्लाई है 10,000 रुपीज, प्लस वैट चार्ज किया गया है 1,000 रुपीज, तो यहाँ पर 11,000 रुपीज की वैल्यू होगी, और इस पर मान लीजिए लेट्स से 18% का जीएसटी रेट है, तो इस पर जो है आपको 18% के जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग जो है 1980 जो है आपको टैक्स चार्ज करना होगा। तो जो टैक्सेस की जो वैल्यू होगी अदर देन जीएसटी लॉ के तहत जो लगने वाले टैक्सेस हैं, उनके अलावा जितने भी टैक्सेस होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेट फीस चार्ज करते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं, अगर बायर के द्वारा, रेसिपिएंट के द्वारा जो कंसिडरेशन है उसकी डिले पेमेंट की जाती है, तो ऐसे में ये जो इंटरेस्ट होगा, ये जो लेट फीस होगी, ये जो पेनल्टी होगी, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगी। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को सर्टेन गुड्स जो है वो सेल की है, लेट से 1 लाख रुपीज की, और जो पेमेंट थी वो 1 मंथ में जो है पेमेंट्स हो जानी चाहिए थी। अगर 1 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे तो ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, दैट इज 1,000 रुपीज पर मंथ। तो लेट्स से मिस्टर बी जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में कहा गया 3 मंथ्स के बाद जो एडिशनली 3,000 रुपीज एज इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होंगे। लेकिन जैसा कि गुड्स की सप्लाई के रिगार्डिंग जो इनवॉइस है वो ऑलरेडी इशू हो चुका है, लेकिन जो इंटरेस्ट है टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस को डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था अगर कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, अगर कोई पेनल्टी है, वो आप रिसीव करते हैं, तो जब आप रिसीव करेंगे, जिस डेट में आप रिसीव करेंगे वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जिस डेट में आप रिसीव करेंगे वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो ऐसे में इनवॉइस ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सप्लायर को क्या करना होगा, डेबिट नोट इशू करना होगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस जो है वो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। और 3 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो जिस डेट में इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट उसी डेट में जो है टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली
आप जो है इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, इसके लिए आप फर्दर दोबारा से टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, डेबिट नोट इशू करना होगा। और ध्यान रखें, डिले पेमेंट, कंसीडरेशन की जो डिले पेमेंट है जो आप अपने डेटर से रिसीव करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स आप जो लेट फीस अपने डेटर से कलेक्ट करते हैं, पेनल्टी कलेक्ट करते हैं फॉर द डिले पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, वो जीएसटी के दायरे में है, वो जीएसटी के दायरे में है। उस इंटरेस्ट को, उस लेट फीस को, उस पेनल्टी को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर एनी सप्लाई। बैंक आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो एग्जम्प्ट है, लेकिन जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, डेटर्स से जो पैसा आप रिसीव करते हैं, डिले पेमेंट अगर की जाती है डेटर्स के द्वारा और आप इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, वो जीएसटी के दायरे में है, उस पर आपको जीएसटी पे करना होता है। उसके अलावा सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, state government. For the purpose of this subsection, the amount of subsidy shall be included in the value of supply the supplier who receives the subsidy. तो मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल करते हैं। लेट से सेल की जाती है 1 लाख रुपीस की, तो मिस्टर ए मिस्टर बी से 1 लाख रुपीस चार्ज करते हैं और इन गुड्स के लिए यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह मिस्टर ए को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेट से 20,000 रुपीस की सब्सिडी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है इन गुड्स की सेल के रिगार्डिंग। तो ऐसे में कहा गया ये जो सब्सिडी है ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और यहाँ पर जो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो होगी 1,20,000 रुपीज। हाँ, अगर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, इसी केस में जो 20,000 रुपीज की सब्सिडी है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती तो ऐसे में वैल्यू ऑफ सप्लाई होती 1 लाख रुपीज। जो 20,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं मानी जाएगी। तो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर सब्सिडी देता है सप्लायर को, तो सप्लायर उस सब्सिडी को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो बहुत बार आप देखते हैं जब सेल की जाती है तो सर्टेन डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट है, जैसे कि कैश डिस्काउंट है। अगर आप अर्ली पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि मान लीजिए गुड्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीस और इनवॉइस के अंदर ही आपको डिस्काउंट दिया गया है लेट से 40,000 रुपीज का, तो बैलेंस अमाउंट आ जाती है 60,000 रुपीज। तो बात आती है कि जीएसटी किस अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा, 1 लाख रुपीज पर या फिर 60,000 रुपीज पर, दैट इज बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट। तो इसके लिए कहा गया कोई भी डिस्काउंट जो आपको इनवॉइस के अंदर दिया गया है वो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। दैट मीन्स हमारे केस में जीएसटी जो है वो 60,000 रुपीज की वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। तो इनवॉइस के अंदर अगर आपको कोई भी डिस्काउंट दिया गया है, चाहे ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे कैश डिस्काउंट है या फिर और कोई भी डिस्काउंट है, अगर वो इनवॉइस के अंदर ड्यूली रिकॉर्डेड है
तो वो डिस्काउंट लेस करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू होगी उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब मान लीजिए सप्लाई कर दी गई और टैक्स इनवॉइस में डिस्काउंट जो है वो मेंशन नहीं किया गया। लेट से सप्लाई की गई 1 लाख रुपीस की और इस पर जीएसटी चार्ज कर लिया गया 18,000 रुपीज, टोटल अमाउंट 1,18,000 रुपीज जो है वो रेसिपिएंट से ले ली जाती है। लेकिन यहां पर एक टारगेट आपको दिया जाता है। लेट से अगर आप 5,000 गुड्स परचेज करते हैं एट द रेट ऑफ जो है 10 रुपीज, तो ऐसे में आपको जो है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो हो जाती है 50,000 रुपीज। और अगर मान लीजिए आप जो है गुड्स परचेज करते हैं लेट से 20,000 गुड्स, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो होगी 9 रुपीज ईच, दैट इज 1,80,000 रुपीज। तो मिस्टर एक्स क्या, मिस्टर वाई क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और लेट से उन्होंने 10,000 गुड्स परचेज की 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज की। उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद फिर जो है सेम गुड्स परचेज की 10,000 गुड्स 1 लाख रुपीज की प्लस 18,000 का जीएसटी 1,18,000। तो अब साल के अंत में देखा गया कि जो गुड्स परचेज की गई है मिस्टर वाई के द्वारा वो 20,000 गुड्स परचेज की गई है और अकॉर्डिंगली जो अमाउंट होनी चाहिए थी वो 9 रुपीज के अकॉर्डिंग चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन चार्ज की गई है 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो जो 1 रुपीज का डिस्काउंट है वो यहां पर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा डिस्काउंट जो आफ्टर सेल प्रोवाइड किया जाता है, आफ्टर सेल वो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो डिस्काउंट जो है आपको परचेज करने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो ऑलरेडी आपकी नॉलेज में थी, तो उस केस में जो है वो डिस्काउंट भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। अब हमारे इस केस में क्या होगा, एक क्रेडिट नोट जो है इशू किया जाएगा 20,000 गुड्स के लिए एट द रेट ऑफ ₹1 ₹1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज 20,000 रुपीज। और साथ में जो है जीएसटी वैल्यू है वो भी जो है एडजस्ट की जाएगी, उतना ही जीएसटी जो है 20,000 रुपीज के रिगार्डिंग जो है वो इस क्रेडिट नोट के अंदर मेंशन किया जाएगा और बायर जो है उतनी ही अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। क्योंकि बायर ने क्या किया होगा, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपीज की अमाउंट पर 18% के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया होगा, लेकिन लेटर ऑन सप्लायर के द्वारा 20,000 रुपीज का जीएसटी 20,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया जाता है क्रेडिट नोट के जरिए और उस 20,000 रुपीज की वैल्यू पर 18% 3,600 रुपीज का जीएसटी जो है वो जो है एडजस्ट किया जाता है। तो ऐसे में बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो 3,600 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करेगा। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई आफ्टर सेल डिस्काउंट अगर दिया जाता है, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट entered into before or at the time of supply and specifically linked to the relevant invoices। तो अगर मान लीजिए वो टर्म एंड कंडीशंस पहले ही आपको बता दी गई थी, अगर आप 20,000 से कम गुड्स की वैल्यू खरीदते हैं, कम क्वांटिटी की गुड्स खरीदते हैं तो 10 रुपीज जो है पर क्वांटिटी पर गुड्स आपसे चार्ज किए जाएंगे और 20,000 से ज्यादा क्वांटिटी अगर आप परचेज करते हैं तो 9 रुपीज पर गुड्स आपसे चार्ज किए जाएंगे। ये पहले ही आपको बता दिया गया था और अकॉर्डिंगली आफ्टर सेल आपको पता लगा कि आपने जो है 20,000 से ज्यादा की गुड्स जो है परचेज की है, तो ऐसे में जो अमाउंट होनी चाहिए वो 9 रुपीज के अकॉर्डिंग जो है चार्ज होनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर, दैट इज क्रेडिट नोट हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को ऐसे में क्या करना होगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेगा।
और सप्लायर ने जिसने 2 लाख रुपीस की वैल्यू पर जीएसटी पे किया था, अब वो क्या करेगा, 20,000 रुपीस की जो डिस्काउंट अमाउंट है उस पर जो जीएसटी है 3,600 रुपीज, उसको वो अपनी करंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा, अपनी करंट आउटपुट लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो सप्लायर अपनी करंट आउटपुट लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा और बायर जो है वो उतने ही प्रोपोर्शन में जो है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करेगा। आफ्टर दैट बताया गया वेयर द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1, द सेम शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर जो सप्लायर और जो बायर है वो रिलेटेड पर्सन है, या फिर जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, वहां पर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी इंक्लूड है। तो ऐसे में हमें रूल्स की हेल्प लेनी होगी, रूल 27 to 35। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 4, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। तो बेसिकली सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि पहले तो आप सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अगर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होती है तो आप रूल्स की हेल्प लेंगे। और सबसेक्शन 5 में कहा गया कि इनके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर सप्लाईज के रिगार्डिंग स्पेशल वैल्यूएशन जो है, फॉर्मूलाज, प्रोसीजर जो है वो नोटिफाई कर सकती है। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 4, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है रूल्स के अंदर भी स्पेशल प्रोसीजर बताए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 3 तरीके से आप जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, अगर सप्लायर और बायर रिलेटेड पर्सन नहीं है, प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो ऐसे में बायर जो भी एक्चुअली पेमेंट करेगा या एक्चुअल अमाउंट पेबल है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन है या फिर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इंक्लूड है, तो ऐसे में हमें रूल्स की हेल्प लेनी होगी। और उनके अलावा हो सकता है कुछ स्पेशल, कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है अलग से वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब करेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यूएशन डिटरमाइन की जाएगी।